देशद्रोह, अपने मुल्क के साथ गद्दारी, ये वो कालिक है जिसका जर्रा भर भी किसी के दामन पर लग जाए तो हिंदुस्तान का समाज उसकी स्वीकारता को सदियों सदियों तक नकार देता है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में कोई भी अपराध क्षमा का अधिकारी हो सकता है, लेकिन वतन परस्ती के खिलाफ जाना, मुल्क के साथ गद्दारी करना, अपने ही देश के साथ धोखा करना, ये वो अपराध है जिसे भारत कभी नहीं स्वीकारता है। दिलचस्प यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी स्वीकारता रखने वाले राजनेता के दामन पर इस दाग के छींटे नहीं पड़े थे। पूरा का पूरा दामन कालिख से भरा हुआ था। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर यह सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान की बहुत महनीय भूमिका थी स्वतंत्रता सेनानियों के जेल जाने में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तथ्य बोलते हैं। ये बात भारत छोड़ो आंदोलन का वो क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी बोलता है। क्या था ये मसला? ये वो सवाल था, ये वो पहेली थी जिसने 1-2 बरस तक नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का पीछा 4 दशकों तक किया था। ये वो सवाल था जिसका जवाब देते वाजपेयी कभी सहज नहीं हो पाए। ये वो सवाल था जिसका जवाब देने में अटल बिहारी वाजपेयी हर बार असहज हुए। ये वो सवाल था जिस सवाल को छाप देने भर से स्वीकारता की दुहाई देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से पत्रिका के संपादक को धमकी दी गई, पत्रिका के संपादक को लीगल मानहानि का नोटिस दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब उस पत्रकार की दिलेरी ने दोबारा इस नोटिस का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे अपने ऊपर हुए सबसे बड़े राजनीतिक हमले को निस्तेज किया, आज ये कहानी आपके सामने है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के करिश्मों के किस्से को तले ये किस्सा दफन हो जाता है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के उस विराट व्यक्तित्व की छवि के नीचे इस किस्से को दबा दिया जाता है। मगर जरूरी तो नहीं कि जिसे इतिहास से दफन करने की कोशिश की जाए उसे दफन रहने दिया जाए। चर्चा तो होगी, वाजपेयी के करिश्मों की खूब चर्चा की है हमने, तो आज वाजपेयी के दामन पर लगे उस दाग की भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको अटल बिहारी वाजपेयी पे लगे सबसे बड़े आरोप की सच्चाई। आरोप जो था साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी को जेल भिजवाने का। क्या था सारा मसला? असल में इस मसले की सबसे पहले सुगबुगाहट सुनाई देती है आपको 60 के दशक में। 60 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी नए सिरे से जनसंघ के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के तौर पर देश में उभर रहे थे, तब सोशलिस्ट करके एक मैगजीन छपा करती थी। इस मैगजीन में अचानक एक लेख छपता है, जिस लेख में अटल बिहारी वाजपेयी पर यह इल्जाम लगाए गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लीलाधर वाजपेयी के खिलाफ, यानी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ कोर्ट में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी, जिस गवाही के मद्देनजर लीलाधर वाजपेयी को जेल भेजा गया था। स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ हुई इस गद्दारी का हवाला देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी पर तमाम तरीके की आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी। अटल पर इल्जाम बेहद गंभीर लगे थे, मगर इन सब के बावजूद ना ही अटल और ना ही जनसंघ के किसी भी और नेता की तरफ से पत्रिका में छपे इस लेख को लेकर कोई छोटी सी भी प्रतिक्रिया दी गई थी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी उस राजनीतिक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे थे जिस राजनीतिक सूझबूझ के हवाले से अक्सर ऐसे बड़े विवादों को हवा न देने के लिए उस पर कोई प्रतिक्रिया न देना सबसे बेहतर हथियार समझा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा लग रहा था कि यह मुद्दा भूत का है, वर्तमान में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसको लेके कोई प्रतिक्रिया देना जानबूझकर इसको तूल देना जैसा होगा। वैसे भी अटल अपने व्यक्तित्व की ताकत जानते थे, उन्हें मालूम था कि उनके व्यक्तित्व में वो आकर्षण है जिस आकर्षण के दम पे वो जनता का दिल जीत ही लेंगे, और इन बातों का वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है, तो जनता पर इन बातों का बहुत ज्यादा असर नहीं होने देने वाला है। इसलिए आराम से इन बातों को निकलने दो, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ते रहो। अटल और जनसंघ इसी डगर पर आगे बढ़ते रहे, साल दर साल गुजरते रहे, ये मुद्दा भी धीरे से ठंडा पड़ता गया। अटल साल दर साल आगे बढ़ रहे थे, सियासत में बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे इस देश की सियासत भी 360 डिग्री का चक्कर लगा रही थी। शास्त्री के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद राव, राव के बाद अटल, और फिर अटल के बाद गुजराल, फिर देवगौड़ा, और फिर एक दफा लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में देश जुट चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जो 1960 के दशक में जनसंघ के सांसद भर थे, वो अब देश के एक दफा के पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे। और सोशलिस्ट मैगजीन में छपा वो लेख
अब अटल के लिए किसी भूत जैसा हो चुका था, किसी गड़े मुर्दे की तरह हो चुका था जो कब्र में वापस समा चुका था। मगर अटल को शायद इल्म नहीं था कि ये सियासी मुर्दे हैं, एक दफा कब्र से उखड़ जाते हैं तो फिर उखड़े ही रहते हैं। भूत आपका पीछा नहीं छोड़ता है, फिर चाहे वक्त कितना भी क्यों ना गुजर जाए। 60 के दशक में छपा था वो सोशलिस्ट मैगजीन का लेख, जो लेख दोबारा छपता है जनवरी 1998 के द फ्रंटलाइन मैगजीन के अंक में। एक दफा फिर फ्रंटलाइन मैगजीन के अंक में अटल बिहारी वाजपेयी का वही गवाही कांड वाला जिन्न सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस दफा अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि तब अटल जनसंघ के सांसद भर थे। उनकी लोकप्रियता का उतना बड़ा ग्राफ नहीं था जितना बड़ा ग्राफ अब हो चुका था, और लोकप्रियता जितनी ज्यादा जवाबदेही उतनी ज्यादा। तब लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं थी तो जवाबदेही भी उतनी ज्यादा नहीं थी, मगर अब देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी को अपना सबसे पसंदीदा चेहरा मान रही थी। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी आगामी लोकसभा चुनाव के सबसे स्टार कैंपेनर कहे जा रहे थे। अटल का स्टारडम बोल रहा था उन दिनों। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक शुचिता के किस्से किंवदंतियों की तरह समाज में बिखरे पड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने सियासी सफर के सबसे चरमोत्कर्ष पे थे, अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पर थे। इसीलिए ऐसे नाजुक अवसर पर आया हुआ ये जिन्न अटल के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा था। अटल की पेशानी पर बल आ गए कि फ्रंटलाइन मैगजीन में छपा ये लेख आखिर क्या गुल खिलाने वाला है। गुल तो खिलाने वाला था, क्या इसका अंदाजा अटल को भी नहीं था। जिस दिन लेख छपा अगले दिन समाचारों में कुछ सुर्खियां आई। अगले ही दिन शाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक फीडबैक सम्मेलन किया, जिसमें अटल ये जानना चाहते थे कि आखिर इस लेख का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अटल को लगा था कि प्रभाव तो पड़ा ही होगा, मगर कार्यकर्ताओं की तरफ से जो बात अटल को बताई गई उससे तो बिल्कुल पासा उल्टा पड़ गया। क्योंकि अटल सोच रहे थे कि इस लेख का प्रभाव पड़ा होगा, मगर कार्यकर्ताओं ने यह इनपुट दिया कि यह लेख सिर्फ और सिर्फ सुर्खी बन के रह गया है। अब देश के इतने पसंदीदा चेहरे पर इतना बड़ा हमला होगा तो सुर्खियां तो मिलेंगी, मिली भी थी, क्योंकि बहुत सारे सियासी दलों के सियासतदारों को बयानबाजी का अवसर मिल गया था। बयानबाजियां भी खूब हुई थी, लेकिन समाज के स्तर पर इस लेख को लेकर वैसी स्वीकारता नहीं मिली थी जैसी अटल सोच रहे थे। इसके पीछे अटल के व्यक्तित्व का वही जादू था, वही आकर्षण था जो अब एक अवधारणा का रूप ले चुका था, और जिस अवधारणा में यह कहानी किसी भी सूरत फिट नहीं बैठती है कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दे सकते हैं। आप खुद कल्पना करिए, अभी मैं आपसे पूछ लूं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दे सकते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी को जेल भिजवा सकते हैं? आपका जवाब क्या आएगा? नहीं में ही आना है। इसीलिए तत्कालीन समाज में इसे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र ही समझा जा रहा था। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यह किसी खतरे के संकेत के बजाय एक सहानुभूति की लहर पैदा करने वाला कैटलिस्ट हो गया था। अटल इसे एंजॉय करने लगे थे। अटल ने सोचा चलो एक कदम और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आत्मविश्वास से तो उत्प्रोत हो ही चुके थे। तो अटल ने लगे हाथ अपने साथी और भारतीय जनता पार्टी के कानूनी सलाहकार अप्पा घटाटे को फोन मिला दिया। अप्पा घटाटे ने फोन उठाया। अटल ने पूरी पत्रिका वाला वाकया बताया, और फिर वाकया बताकर अटल ने कहा कि ऐसा करिए, संपादक महोदय को एक नोटिस भेज दीजिए। अप्पा घटाटे इतना सुनना था कि पूरी बात समझ गए। घटाटे ने फोन काटा और अगली ही शाम फ्रंटलाइन पत्रिका के संपादक के पास एक लीगल नोटिस पहुंच गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इस बेबुनियाद तथ्यहीन अफवाह फैलाने वाली किसी इतनी विराट राजनीतिक शख्सियत को कलंकित करने वाले दुष्प्रयास के लिए क्यों ना आपको न्यायिक दंडात्मक कार्रवाई का सामना कराया जाए, क्यों ना आप पे न्यायिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अपना पक्ष अतिशीघ्र स्पष्ट करें। अगले दिन के अखबारों में यह खबर भी छप गई कि अटल ने दिया पत्रिका के संपादक को नोटिस। अब इससे अटल के समर्थन में और ज्यादा माहौल जुटने लगा कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। नोटिस थमा दिया संपादक को। सबको इंतजार था कि अब क्या होना है, फ्रंटलाइन पत्रिका के संपादक महोदय का कोई स्पष्टीकरण आएगा कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं छापना चाहते थे, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस चक्कर में लोगों का फ्रंटलाइन मैगजीन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। माने जिस छोटे से कस्बे में फ्रंटलाइन को कोई नहीं जानता था ना, अब सब जानने लगे थे और फ्रंटलाइन के अगले अंक का इंतजार भी करने लगे थे, इस चक्कर में कि अटल बिहारी वाजपेयी वाले कांड में क्या लिखते हैं दोबारा इनके संपादक महोदय। अगले फ्रंटलाइन के अंक को हाथों हाथ खरीदा गया, और खरीदने के बाद जैसे ही पत्रिका खोली गई, मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सबके।
क्योंकि सबको तो उम्मीद थी कि फ्रंटलाइन संपादक महोदय आराम से स्पष्टीकरण दे रहे होंगे, मगर पत्रिका के अंदर बम का गोला था। ऐसा गोला जिसने सियासत में भूचाल ला दिया, सियासत का पारा एक साथ चढ़ा दिया, और इतना चढ़ा दिया कि अटल की पेशानी पर बल पड़ चुके थे। क्योंकि इस दफा फ्रंटलाइन पत्रिका के संपादक ने और अधिक तथ्यों के साथ और अधिक सबूतों के साथ और अधिक विश्वसनीयता पिरोकर यह लेख लिखा था, जिस लेख में एक दफा फिर अटल बिहारी वाजपेयी कटघरे में खड़े हो रहे थे और स्पष्ट रूप से कटघरे में खड़े हो रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बयान की एक भूमिका तो थी स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर वाजपेयी को जेल भिजवाने के लिए। अटल को लगा शायद एक दफा फिर जनता यही समझ लेगी कि यह सियासी षड्यंत्र है, मगर अटल ने जब अगले दिन फीडबैक लिया तो वो फीडबैक पिछली दफा वाले फीडबैक से बिल्कुल जुदा था। इस दफा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वाकई जनता के बीच अब सुगबुगाहटें होने लगी हैं, पान की गुंटियों से लेकर चाय की टपरियों तक अटल के लिए सवाल गूंजने लगे हैं कि क्या वाकई इस मामले को लेकर कोई ऐसा सच है जिसे अटल छुपा रहे हैं? क्या वाकई कोई ऐसी बात है जिसे अटल बताना नहीं चाह रहे हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का कोई ऐसा सच है जो अब तक हम सबसे छुपा है? क्या अटल भारत छोड़ो आंदोलन के खलनायक थे? अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को लेकर अटल के 5 दशक के सियासी सफर में यह पहला हमला था। यह अटल की सबसे बड़ी पूंजी पर प्रहार था, अटल के जीवन का सबसे बड़ा सियासी प्रहार था, जो उन पर हुआ था सबसे नाजुक मोड़ पर, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे करीब थे। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि को लेकर तमाम तरीके की शंकाएं व्यक्त की जाने लगी, क्योंकि देशद्रोह भारत वैसे भी नहीं स्वीकारता है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर ऐसे आरोप निश्चित तौर से चिंताजनक थे। चिंताजनक की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बन गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो यह धर्म संकट का समय था ही। मगर वो कहते हैं ना, जब सबके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब सबको लगता है कि अटल निरुत्तर हो गए हैं, जब सबको लगता है कि अटल पराजित हो गए हैं, तब अटल अपने तर्कश से वो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं जो उनके ऊपर हुए हर सियासी प्रहार को निस्तेज कर देता है। क्या करने वाले थे अटल? अटल ने वो किया जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो पत्रिका अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 2-2 दफा सीधा प्रहार करती हुई लेख छाप रही थी, जिस पत्रिका के संपादक को अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कानूनी नोटिस थमाया था, उसी पत्रिका के संपादक को अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षात्कार का निमंत्रण दे दिया। अटल ने कहा, आइए और हमारा साक्षात्कार करिए। ये कहानी दिलचस्प है, दशकों से इसको लेके तमाम तरीके के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। आइए आज हम आपको अपनी कहानी सुना ही देते हैं, इस मसले पे सारी बात बता ही देते हैं, ताकि कहानी कयासों में ना रहे, सच्चाई में आ जाए। और अटल के इस एक बयान के बाद ये पूरी अटल के लिए बनाई गई निराशात्मक छवि अचानक से एक सकारात्मक छवि में तब्दील होने लगती है। अचानक से जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रश्न उठ रहे थे, वो अचानक से जवाब में तब्दील होने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि वाकई अटल ईमानदार तो हैं, अटल ने ईमानदारी दिखाई है, कम से कम स्वीकारा तो है, साक्षात्कार देने के लिए प्रयासरत तो हैं, अपनी कहानी सुनाएंगे तो, कम से कम डिनाई तो नहीं किया। और अटल के लिए बनने वाला पूरा का पूरा नकारात्मक माहौल अचानक से सकारात्मक हो जाता है। अचानक से जनता जो अटल के विषय में नकारात्मक निंदा कर रही थी, वो जिज्ञासु हो जाती है। समाज में उत्कंठा आ जाती है कि अटल कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। खैर, फ्रंटलाइन पत्रिका के संपादक आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साक्षात्कार प्रारंभ होता है, और स्वाभाविक तौर से पहला सवाल ही यही दागा जाता है कि क्या आपने अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी? क्या आपकी वजह से लीलाधर वाजपेयी को जेल हुई थी? क्या था वो पूरा मामला? स्पष्ट करिए। अटल ने कहा, ये एक कहानी है, छोटी सी है, आपको सुनाता हूं। अब हम आपको अटल की सुनाई गई वो कहानी सुनाने जा रहे हैं, और कहानी सुनने के बाद रुकिएगा जरूर, क्योंकि अटल की कहानी अधूरी है। अटल की कहानी के अलावा बहुत बड़ा सच है जो हम आपको बताएंगे, जो अटल ने उस कहानी में नहीं बताया था। सबसे पहले वो सुनिए जो अटल ने बताया था। अटल ने बताया कि साल 1942 का दौर था। वो अपने भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के साथ, अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के साथ ग्वालियर में रहा करते थे। कृष्ण बिहारी वाजपेयी सिंधिया रियासत के अंतर्गत नौकरी पेशा थे, बाबू का काम करते थे, यानी क्लर्क का। और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर कॉलेज में पढ़ा करते थे, समय समय पर रियासत का भी कामकाज संभाल लिया करते थे।
ऐसा ही एक रोज था, रियासत का कामकाज निपटाने के बाद कृष्ण बिहारी वाजपेयी अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में एक पुलिस अधिकारी मिल गए। ये वही पुलिस अधिकारी महोदय थे जिनसे कृष्ण बिहारी की मुलाकात अक्सर सिंधिया महल में हुआ करती थी। दरअसल सिंधिया महल में कृष्ण बिहारी भी रियासती कामकाज देखा करते थे और रियासती कामकाज के सिलसिले में ही ये महोदय भी अक्सर वहीं जाया करते थे, तो दोनों की भेंट पहले हो चुकी थी। उस दिन सड़क पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तो अचानक पुलिस महोदय रुक गए और कृष्ण बिहारी को देख के बोले, आप कृष्ण बिहारी जी हैं, सिंधिया महल में मिले थे ना? तो कृष्ण बिहारी ने कहा, जी 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 याद आया, बताएं। तो पुलिस अधिकारी महोदय ने कहा कि आपके चिरंजीवी हैं अटल, क्या अटल बिहारी वाजपेयी नाम है आपके सुपुत्र का? तो कृष्ण बिहारी को लगा पुलिस वाला पूछ रहा है, भाई पता नहीं क्या बात हुई। तो बोला, जी बताइए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जी बताइए नहीं, आप उनसे बताइए कि जरा आगे से ढंग की गतिविधियों में भाग लें। जिस तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, अगर आगे भी लेते रहे तो हवालात की हवा खानी तय है। जेल जाने की जरा ज्यादा ही तैयारी कर रहे हैं आपके चिरंजीवी, सुधार दीजिए वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। कृष्ण बिहारी वाजपेयी को लगा, भाई साहब बेटा ऐसी कौन सी गतिविधि में भाग ले रहा है, आपको भी लग रहा होगा। दरअसल पुलिस अधिकारी का इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा और उससे जुड़े तमाम राष्ट्रवादी कामकाज में संलिप्त होने को लेकर था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी अपने ग्वालियर के दिनों से ही संलिप्त हो चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ का चस्का पहली दफा ग्वालियर के दिनों से ही लगा था। मगर कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी तो तमतमा गए भाई साहब, तमतमाए हुए घर आए और प्रेम और अटल दोनों को बुलाया। बोले, ऐसा है तुम दोनों को ज्यादा राष्ट्रवाद सूझ रहा हो, ज्यादा देशभक्ति आ रही हो तो अपने गांव में जाके दिखाओ, चले जाओ गांव, वहीं रहो, क्योंकि यहां रहोगे तो ना खुद सुधरोगे ना हमें चैन से जीने दोगे, क्योंकि हमारी नौकरी भी चली जाएगी इस चक्कर में और फिर परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा 16। तो ऐसा करो तुम दोनों जाओ गांव, वहीं रहो। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी भाई क्या करें, पिताजी का हुक्म था, इन्हीं के पैसे पे रह रहे थे, तो चलो गांव। तो अटल और प्रेम निकल पड़े गांव। गांव कहां? बटेश्वर। बटेश्वर कहां? आगरा। तो आगरा के बाजू में है बटेश्वर, शिव मंदिर भी बड़े मशहूर है ना वहां के। तो उसी बटेश्वर में अटल और प्रेम बिहारी जाके रहने लगे। महीने गुजर गए, कुछ महीने गुजरे ही थे कि इतिहास लिखना जाने लगा। अब आप कहेंगे ये क्या बात है भाई? तो इतिहास इसलिए लिखा जाने लगा क्योंकि तारीख आ चुकी थी 9 अगस्त 1942, अगस्त क्रांति, गांधी का गुस्सा, बापू का कोप देश की लोगों के रगों में लहू बन के दौड़ रहा था। देश की जनता सड़कों पे थी, अपने अधिकार मांगने के लिए भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए अंग्रेजों के दिल हिला रही थी। पुलिस नेटवर्क से लेके रेल नेटवर्क से लेके पोस्ट ऑफिस नेटवर्क तक सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा था। जगह जगह से अंग्रेजों के सिस्टम को काबू में करने वाले तमाम तंत्रों को विफल किया जा रहा था। अंग्रेज मशीनरी को फेल करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी जिससे पूरा का पूरा सिस्टम चोक हो जाए और अंग्रेजों के लिए अपना राज चलाना मुश्किल हो जाए। इसी सिलसिले में छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे नुक्कड़ों पे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। और जब हर जगह आंदोलन हो रहा था तो बटेश्वर कैसे पीछे रहता? बटेश्वर के एक बड़े क्रांतिकारी थे ककुआ वाजपेयी, जिन्हें लीलाधर वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हीं के जेल जाने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी पे सवालिया निशान लगाए गए थे। अब कहानी सुनते जाइए और कनेक्ट करते जाइए मामला। ककुआ वाजपेयी ने 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर के एक मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया था। अब ककुआ वाजपेयी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, भारत छोड़ो आंदोलन का असर था, तो स्पष्ट रूप से अंदेशा था कि उस जनसभा में भारी भीड़ आएगी। तो कौतूहलवश अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी भी वहां गए हुए थे। ककुआ वाजपेयी मंच से भाषण देते हैं, आग उगल रहे थे भाषण में, जिस भाषण के बाद लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ, भीड़ उग्र हुई, अराजकता फैली और धीरे धीरे इस भीड़ ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते बगल में बना जंगल विभाग का दफ्तर फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। लोग जंगल विभाग के दफ्तर को गिराने लगे, एक एक करके ईंटें गिरने लगी नीचे और देखते ही देखते पूरा का पूरा भवन धराशायी होके नेस्तनाबूद हो चुका था। इस पे भरोसा करना ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसी चीजें की जा रही थी, जैसे राजनारायण ने बनारस का थाना फूंक दिया था, किस्सा कभी बताएंगे आपको, दिलचस्प है। मगर ऐसी चीजें की जा रही थी जिससे अंग्रेजों का सिस्टम विफल हो जाए, भारत में राज करने के उनके सपनों को धक्का लग जाए। तो इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि यह हुआ होगा। मगर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी दोनों तमाशबीन बन के इस नजारे को सिर्फ देख रहे थे, इस प्रतिक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे थे, चुपचाप दूर खड़े होकर देख रहे थे।
मगर तभी पुलिस की गाड़ी आ गई और पुलिस ने सबको गिरफ्तार करना शुरू किया। अब गेहूं जब चक्की में पिसने जाता है तो साथ में घुन को भी ले जाता है। तो भाई साहब, जब पूरी जनसभा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने किया कुछ नहीं था, इन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली गई। अब वहां जाकर अटल ने यही चीज कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया है, हम तो खड़े होकर देख रहे थे, हमने थोड़ी ना बिल्डिंग जलाई है, हमने थोड़ी ना आग लगाई है। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको छोड़ देंगे, बस ऐसा करिए यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने पन्ना उठाया हस्ताक्षर करने के लिए तो देखा ऊपर कुछ लिखा है, मगर भाषा ऐसी थी कि अटल पढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि भाषा उर्दू की थी। उर्दू पढ़नी अटल को आती नहीं थी, उर्दू में लिखा प्रपत्र था। तो अटल ने कहा इसमें क्या लिखा है, तो उन लोगों ने अटल को पढ़ के सुनाया, जो अटल के मुताबिक ऐसा विवरण था जिस विवरण के अनुसार किसी भी दृष्टिकोण से यह नहीं लग रहा था कि इस विवरण के हिसाब से यह विवरण लीलाधर वाजपेयी को सजा दिलाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चुपचाप उस पर हस्ताक्षर किए और उन लोगों ने अटल को छोड़ दिया, जिसके बाद अटल आ गए घर। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी अटल को कोई खोज खबर नहीं थी बतौर अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी यहां तक, इसे पेंडिंग छोड़िए, मेरे साथ जरा अलग आगे बढ़िए, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़िए, क्योंकि मूल सवाल तो बना हुआ है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के किसी बयान की वजह से लीलाधर वाजपेयी को जेल हुई थी। ये सवाल तो सवाल ही रह गया ना इस कहानी में। कहानी तो समझ में आई, लेकिन ये सवाल तो गोल गोल है। तो इस सवाल के गोल गोल को हम सुलझाते हैं आपके सामने। सबसे पहले तो ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जो उर्दू का प्रपत्र लाया गया था वो आखिर था क्या। वो अटल का समुचित बयान था, और उर्दू भाषा में जो उस प्रपत्र पे लिखा हुआ था, जिसे अटल नहीं समझ पाए थे, उसे हम आपको समझा रहे हैं। उर्दू भाषा में लिखा हुआ था पूरा विवरण, नाम अटल बिहारी वाजपेयी, पिता का नाम गौरी शंकर। क्या हुआ, चौंके नहीं आप? अभी तक तो मैं बारंबार पिता के नाम पर कृष्ण बिहारी वाजपेयी का उच्चारण कर रहा था, अचानक गौरी शंकर कैसे बोल दिया? आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको भी अंतर समझ में आया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी से इसको लेकर सवाल भी पूछा गया था कि अगर आपके पिता का नाम कृष्ण बिहारी था तो उस उर्दू के प्रपत्र में गौरी शंकर क्यों लिखा था, जिसका जवाब अटल ने यह कह के दिया था कि मेरे पिता को ग्वालियर में लोग कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते थे और बटेश्वर में गौरी शंकर के नाम थे, इसीलिए मैंने गौरी शंकर लिखवा दिया था। तो खैर, नाम अटल बिहारी वाजपेयी, पिता का नाम गौरी शंकर, गांव बटेश्वर, थाना वाघ, जिला आगरा, संयुक्त प्रांत। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का वो पूरा बयान कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी ककुआ वाजपेयी की रैली में खड़ा हुआ था, मेरे सामने ही ककुआ वाजपेयी के आह्वान पे लोगों ने जंगल विभाग का दफ्तर फूंक दिया, आग लगाई, तोड़फोड़ की, लेकिन इन सब कामों में मैं संलिप्त नहीं था, मैं केवल दूर खड़ा था, इसीलिए मुझे छोड़ दिया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन बयानों के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया गया था। अब सवाल उठता है कि चलो, बयान तो ये था जिसमें अटल ने ये कहा था कि ककुआ वाजपेयी के आह्वान पे ये सब कुछ हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया था। अब क्या इस बयान का उपयोग लीलाधर वाजपेयी को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था? तो इसका जवाब जरा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ के साथ समझिएगा। 1 सितंबर 1942 को जब आगरा के सेकंड मजिस्ट्रेट एस हसन के सामने इस केस की सुनवाई शुरू होती है, तो पूरे के पूरे ट्रायल के दौरान अटल के इस बयान का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सेकंड मजिस्ट्रेट एस हसन के सामने इस केस की सुनवाई हो रही होती है, तब पूरे ट्रायल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान का कोई जिक्र नहीं होता है। यानी अगर आप मुकदमे की सुनवाई देखेंगे तो सुनवाई में अटल के इस बयान की कोई भूमिका नहीं है। यानी लीलाधर वाजपेयी को जज की तरफ से जो सजा दी गई थी, जो सजा सुनाई गई थी, उस सजा सुनाने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान का कोई लेना देना नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है कि यह बयान बस ऐसे ही ले लिया गया था? नहीं, ऐसे ही नहीं लिया गया था। केस फाइल करते समय सीलबंद लिफाफे में जो प्रेफरेंसेस सौंपे जाते हैं कि किस आधार पर पुलिस ये कह रही है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उस तफ्तीशी मामले में अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का उल्लेख किया गया था। सीलबंद लिफाफे में प्रेफरेंस के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को वहां पे जमा किया गया था। इसीलिए अगर आप केस के पहले का विवरण देखेंगे, यानी पुलिसिया तफ्तीश का ब्यौरा देखेंगे, तो वहां अटल बिहारी वाजपेयी के बयान की महनीय भूमिका है। मगर अगर आप केस ट्रायल की भूमिका देखेंगे तो वहां पे कोई भूमिका नहीं है। यानी पुलिस की तफ्तीश में अटल के बयान की उपयोगिता है, लेकिन लीलाधर वाजपेयी के न्यायालय में सजा याफ्ता होने को लेकर या तमाम सजाएं पाने को लेकर इस बयान की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। तो ये था सारा मामला जो घटा था, जिसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इतना बड़ा कारनामा हुआ, इतना बड़ा किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ा हुआ है, मगर शायद ही हम में से किसी को
मालूम होता है, क्योंकि अटल की इतनी विराट शख्सियत है कि ऐसे विवादास्पद मुद्दों को कहीं गहरे दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब वीडियो समाप्त होने से पहले आपको उस क्रांतिकारी की बात भी तो बता दें जिस क्रांतिकारी को जेल हुई थी, यानी लीलाधर वाजपेयी। इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? लीलाधर वाजपेयी तब जीवित थे जब यह पूरा प्रकरण सामने आया था। चूंकि आजादी के बाद वो ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर्मचारी के पद पर हो गए थे, वहीं से रिटायर हुए थे, तो उनसे भी इस मसले को लेकर सवाल पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दिनों गवाही दी थी, इस पर आपका क्या कहना है? तो लीलाधर वाजपेयी ने जो बोला वो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाला वाक्य था। उन्होंने कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई लाभ नहीं है, किसी को नहीं मालूम होता है कि वो आगे जाकर क्या करने वाला है। अटल तब छोटे थे, उन्हें क्या मालूम था कि वो आगे जाके इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने बड़े सियासतदार बनेंगे। सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं। अटल ने भी उन दिनों गवाही दी, चलिए कोई बात नहीं, वो गवाही ना भी देते तो भी मुझे सजा तो मिलती ही मिलती, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर इस बात को अब उठाना बिल्कुल उचित नहीं है, किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। अब अटल उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, अटल बहुत बड़े हो चुके हैं, इसीलिए अब ऐसे बयानों को फिजूल में वजन देना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात से जरूर रोष होता है, जरूर दुख होता है, जब तमाम जनसंघी खेमा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा होकर ऐसा बताने का प्रयास करता है कि वो पूरा बटेश्वर आंदोलन अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रहा था, वही उसके नेतृत्व करता थे, क्योंकि उसी आधार पर तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का तमगा दिया जाता है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी महनीय भूमिका निभा ली थी? तो तब जरा रोष होता है, मन में खिन्नता आती है कि ऐसा क्यों? जब आप उस आंदोलन में तमाशबीन भर थे तो तमाशबीन ही बने रहिए, स्वतंत्रता सेनानी बनने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लीलाधर वाजपेयी का कहना था। अब तक आपको इस वीडियो का सार समझ में आ चुका होगा। इस कथानक का सार समझना है तो कथानक का सार मात्र लीलाधर वाजपेयी का वो बयान ही है कि किसी को नहीं मालूम होता है वो आगे जाकर क्या करने वाला था। तब अटल को नहीं मालूम था कि वो आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको लेके ऐसे सवाल किए जाएंगे, तो वो भूत था। भूत को भूत रहने दीजिए, वर्तमान में जबरन उखाड़कर सुर्खियां पैदा करने की ही कोशिश की जाती है, इसके कोई वाकई मायने नहीं होते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा ये अनसुना किस्सा कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक